नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। हर दिन की तरह शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट का हमारा खास कार्यक्रम। दरअसल देश में चुनाव का महापर्व चल रहा है, तो जाहिर सी बात है सियासी सरगर्मी भी काफ़ी तेज होगी। ऐसे में निश्चित तौर पर हम जिन मुद्दों पर चर्चा करते हैं वो सियासी घमासान को लेकर ही होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्राइम टीवी के दर्शकों का स्वागत करूंगा इस पूरे कार्यक्रम में, और जाहिर सी बात है आपको 1 घंटे तक सियासी घमासान के बीच ले चलने की कोशिश करूंगा। 2024 में दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस सवाल का जवाब तो मतगणना के बाद 4 जून को ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले सियासी मंच से तमाम कोशिशों का दौर जारी है। बीजेपी समेत उसके सहयोगी दल हों या इंडिया गठबंधन के घटक दल, सब के सब इस चुनावी महासमर में गोता लगा रहे हैं। 400 पार का एनडीए का दावा एक तरफ, और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सत्ता में वापसी की उम्मीदें। बात करें अगर देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय की, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची में यूपी के 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बाकी को लेकर मंथन जारी है। वहीं सपा की ओर से अब तक 47 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। हालांकि इस दौरान 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस में टिकट को लेकर नाम अब तक फाइनल नहीं हो सका है। हाँ, ताज़ा अपडेट ये है कि कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश में जरूर 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमिलनाडु में 9 उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। इधर बीजेपी जिस तरह से 400 पार का नारा दे रही है, वह अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार में ही पूरा होने वाला नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये दावा तभी सच रूप ले सकता है जब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के दुर्ग पर भी विजय हासिल करे। इनमें खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। बीजेपी को इस बार इन 3 राज्यों में खाता खोलने की उम्मीद है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा जोर लगा दिया है, और बीते करीब 77 दिनों में 23 दिन उन्होंने दक्षिण राज्यों में ही बिताए हैं। सवाल यही है कि इस चुनावी महासमर में कौन किस पर भारी पड़ेगा, और नॉर्थ में नंबर 1 पार्टी जब दक्षिण के दुर्ग पर नजर रखे तो उसे रोकने के लिए विपक्ष के पास ब्रह्मास्त्र क्या है। जाहिर सी बात है इस गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ये बयान। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से दक्षिण भारत में चुनावी मंच से गरजते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक छोटा सा विश्लेषण है। दक्षिण भारत में 129 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें पिछले चुनाव में यानी 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें कर्नाटक से अकेले 25 सीटें और 4 अन्य राज्यों से हुई थी। कर्नाटक में भी हालात बदल चुके हैं, वहां पर अब कांग्रेस शासित राज्य बन चुका है कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं हासिल हो पाई थी। जबकि उत्तर भारत में इससे अतर 10 राज्यों की 225 सीटें आती हैं। इसमें एनडीए को 203 और बीजेपी अकेले 177 सीटों पर जीत कायम करने में कामयाब हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जबकि कांग्रेस महज 5 सीटों पर सिमट गई थी। अब एक तरफ देखिए ना कि उत्तर भारत की बात की जाए तो यूपी की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, उत्तराखंड 5, हिमाचल 4 और छत्तीसगढ़ 11 सीटें। ये तमाम ऐसे गढ़ हैं भारतीय जनता पार्टी की जहां पर 2019 में इन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा के इस महापर्व में जो दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत की लड़ाई देखने को मिल रही है, जो आजमाइश में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, उसकी क्या परिणति होती है, क्या चुनौतियां हैं इन राज्यों में। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। मैं स्वागत करना चाहूँगा विवेक पांडे जी का। समाजवादी पार्टी के काफ़ी तेज तरार प्रवक्ताओं में ये शुमार हैं। बीजेपी से मनोज उपाध्याय जी हमारे साथ होंगे, इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। कांग्रेस के वैभव त्रिपाठी जी भी, जो काफ़ी गंभीरता से अपनी बात रखते हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं इस चर्चा में। और प्रवक्ता सुभाषपा हमारे साथ मौजूद हैं।
दयाराम भार्गव जी, इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर सियासत में अच्छी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी भी हमारे साथ होंगे, जिनके सहयोग से हम चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले वैभव जी के पास चलते हैं। वैभव जी, आज नाराजगी नहीं होगी भाई, दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत, इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए, लड़ाई अपने चरम पर है। आप आकलन कर सकते हैं कि 77 दिनों में 23 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में गुजारा है और हाल के दिनों में जिस तरह से उनका तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में चुनावी सभा हुआ है, वहाँ से वो हुंकार भर रहे हैं कि इस बार दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रबल समर्थन मिलेगा लोगों का। देखिए, पहले तो मुझे इस बात के लिए आपत्ति है, इको मेरे साथ। वैभव जी की आवाज ठीक की जाए भाई। अब ठीक हो गई होगी जी। ये आपकी इस बात से मुझे आपत्ति है कि ये लड़ाई उत्तर और दक्षिण की है। ये लड़ाई उत्तर और दक्षिण की नहीं है। ये लड़ाई है गरीब और अमीर की। ये लड़ाई है गरीब जनमानस की और अहंकारी सत्ता की। ये लड़ाई है इंडिया और एनडीए। मैं आपको बता दूं, आज हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये सरकार के निराशा का ही द्योतक है कि कांग्रेस के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि हम आपको समान व्यवस्था देंगे, समान धरातल देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। लेकिन ये कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड है? जब सत्ता हारने लगती है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हार रही है, तो 30 साल पुराने मामले में नियम से इतर इनकम टैक्स जिसमें प्रोविजन है मात्र 10,000 की पेनाल्टी का, उसमें यह होता है कि मामला कोर्ट में है, तब जुडिस मामले में ऐसी कार्रवाई कैसे हो जाती है? दूसरा, जिस मामले में मात्र 10,000 रुपए के पेनाल्टी हो सकती है, उसमें 115 करोड़ खाते से निकाल लिए जाते हैं और सारे खाते को फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे कांग्रेस अपनी राजनीतिक जो कार्यकलाप है उनको न कर पाए जी। ऐसा मुझे याद आता है कि रावण के समय में, कम से कम भाजपा के साथी इस बात को तो मानेंगे कि जब अत्याचार चरम पे था और रावण ने मेघनाथ से मरवाई, रावण ने नागफाल कि जो राम हैं, जो जन नेता थे, उनको इस युद्ध से वापस किया जा सके। लेकिन हुआ क्या? रावण ही परास्त हुआ। एक बात मुझे और ध्यान आती है, विभीषण जी के मन में एक शंका उठी थी, रावण रविरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण को यह हुआ कि रावण रथ पर आरूढ़ है और जो राम है, जो जननायक हैं, जो जनमानस के प्रतीक हैं, न्याय और मर्यादा के प्रतीक हैं, वो पैदल हैं, विरथी हैं। लेकिन जीत सत्य की हुई, न्याय की हुई, मर्यादा की हुई। यही आगामी 2024 के चुनाव में भी होगा, क्योंकि संसाधन से सिद्धि नहीं होती मोदी जी, संकल्प से सिद्धि होती है। आपको ये जानना होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे एक तरफ जहां ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड करा के आपने चुनावी चंदे की चोरी की, दूसरी तरफ आप कांग्रेस के खातों को सीज करवाते हैं। तो मुझे तो आज देखना पड़ रहा है, जनता के जनभावनाओं को मैं समझ रहा हूं, क्योंकि जब ये संसद में नहीं बोलने दे रहे थे, तब हमारे नेता राहुल गांधी ने देश के 10,000 किलोमीटर की यात्रा की और जनता के मुद्दों को उठाकर जो जनता ने बोला, उन मुद्दों के अनुसार 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। ठीक है, ठीक है। देख रही है कि वैभव जी पहले चरण में कांग्रेस के प्रति क्या किया है। पहले चरण में जरा आपके सहयोगी विवेक पांडे जी को भी हम जोड़ लें। विवेक जी, सुना आपने, कांग्रेस का दर्द है भाई, उनके खाते सीज कर लिए गए हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सवाल मेरा फिर वही है कि उत्तर भारत में जिस तरह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों को भारी तादाद में वोट हासिल हुए थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 203 सीटें आई थी एनडीए को और
अकेले 177 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। दक्षिण का किला उनका कमज़ोर है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहां पर चुनावी जनसभा कर रहे हैं और जन आधार को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटे हैं। चुनौतियां तो हैं ना आप लोगों को। देखिए, पहले तो मंच पर से सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा अपनी तरफ से और अनुमोदन के साथ सभी की अभिव्यक्ति सभी के सामने रखने की अनुमति चाहूंगा। देखिए, चूंकि आज आपका जो विषय है उत्तर बनाम दक्षिण, चूंकि भारत तो एक अखंड राज्य है, लेकिन जब बात चुनावी समीकरण की होगी तो ये वास्तविकता है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की बात आज पहली बार नहीं हो रही है। परंपरागत शब्दावली रही है कि दक्षिण भारत का एक अलग कल्चर है, उत्तर भारत का एक अलग कल्चर है। आपको याद होगा कि आज उत्तर भारत और दक्षिण भारत की अगर भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वहाँ के लोगों की मानसिकता की बात की जाए तो बहुत सी प्रतिक्रियाएं आप देखेंगे। क्योंकि मैं विषय से बिल्कुल डिटेल नहीं होना चाहता, तो मैं चाहूंगा कि मुद्दे पे ही बात हो, क्योंकि इससे एक राजनीतिक परिपक्वता भी सामने खुल करके आएगी। अग्निवीर की जब बात आई थी तो आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत की तुलनात्मक दृष्टि से उत्तर भारत में विरोध का स्तर जो था वो काफी अधिक था। दक्षिण भारत की प्रतिक्रिया, दक्षिण भारत के लोगों की प्रतिक्रिया मुझे लगता है इस पे नगण्य के बराबर थी। कुछ प्रतिक्रियाएं रही होंगी तो वो सीमित दायरे में, बहुत ही नाम मात्र की। किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन में यकीनन पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कुछ प्रतिक्रिया शुरुआती दौर में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद ये पूरा आंदोलन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार सिमट करके रह गया। उत्तर भारत के जो जनमानस की प्रतिक्रिया है, उत्तर भारत के जनमानस की जो सोच है, जो अभिव्यक्ति है, मुझे लगता है कि अभी उसको परिपक्व होने में काफी समय लगेगा। दूसरी बात पे कहूंगा, 1975 में जब कांग्रेस का आपातकाल लगा था उस समय भी दक्षिण भारत से कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। सबसे ज्यादा विरोध उत्तर भारत के ही राज्यों द्वारा दर्ज कराया गया था जी। और आर्थिक तुलना की दृष्टि में देखा जाए तो आर्थिक विकास जितना दक्षिण भारत का हुआ, उत्तर भारत के राज्यों का विकास तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि उस स्तर पे नहीं हुआ जिस तरह दक्षिण भारत के लोगों का विकास, चाहे शैक्षणिक स्तर पे, चाहे आर्थिक आधार पे, चाहे विकास के आधार पे, चाहे वो पूंजीवाद के आधार पे, किसी भी आधार पे आप अगर तुलना करते हैं तो मुझे लगता है दक्षिण भारत के लोग हमसे ज्यादा समृद्ध और संपन्नशाली हैं जी। आबादी की वृद्धि की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आबादी वृद्धि, जनसंख्या जिसको हम की कारण मानते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की तुलनात्मक अनुपातिक जो आबादी है वो उत्तर भारत से कम है। इस बात को शहर से स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई गुरेज है। और सबसे बड़ी बात, किसानी, खेती जो एक आत्मा है इस देश की, दक्षिण भारत का किसान लगभग आप देखिए तो वर्षा के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहता। वहां पे आधुनिक संयंत्र की बात करिए, चाहे वहां की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इस कारण मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य तुलनात्मक ढांचों में दक्षिण भारत की व्यवस्थाएं उत्तर भारत से बढ़िया है। जबकि उत्तर भारत का इतिहास है कि देश को सबसे ज्यादा नेतृत्व देने वाला प्रदेश अगर देखा जाए राज्य की तुलना, राष्ट्र के हिसाब से, तो उत्तर भारत से दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आलोचना की बात कर ले, चाहे कटाक्ष की बात कर ले, चाहे पर्चा, गमछा, चर्चा, ऊर्जा, हर रोज नया दर्जा, चाहे बीजेपी इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करेगी। उसका कारण यह है कि आप मानसिकता को समझिए। यहां पे नैरेटिव सेट करना बहुत आसान है, क्योंकि दक्षिण भारत के शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वहां का जो प्रतिशत साक्षरता दर का है वो हमसे काफी अधिक है, और वहां का जो जनमानस है वो सीधे मुद्दों पे वोट करना पसंद करता है, जो मैं अभी तक समझ पाया हूं। और मुझे लगता है इसी वजह से उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति में आ रही विसंगति का भारत के भविष्य पे बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन विवेक जी, एक सवाल मेरा यही तो है जी कि पिछले 77 दिनों में प्रधानमंत्री जी 23 दिन तक दक्षिण में हैं, यानी दक्षिण के गढ़ को फतह करने की कोशिशों में बीजेपी और उनके सहयोगी दल लगातार जुटे हुए हैं। उत्तर भारत में भी आप लोगों का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा, लेकिन आप लोगों का दमखम इंडिया गठबंधन का दिख नहीं रहा है। अगर बात की जाए केवल वो बिहार के गांधी मैदान की जनसभा की, उसके बाद संभवतः कोई ऐसी शक्तिशाली रैली का आयोजन नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, आपको मैं एक स्पष्ट कर दूं, इसका बहुत बड़ा जवाब आपने दे दिया, जिसको कि मैं इस लाइन के बाद कहूंगा। केंद्रीय संसाधनों में राज्यों के आवंटन में आबादी और विकास मानकों को आधार बनाने का विरोध दक्षिण भारत लगातार करता आया है, और इन मानकों के चलते उत्तर प्रदेश के राज्यों के केंद्रीय संसाधनों में अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैंने पहले ही कहा था, दक्षिण भारत का जो वोटर है, जो वहां की जनता है, वो काफी
हमसे साक्षरता के अनुपात में और बुद्धिमत्ता के अनुपात में काफी आगे है। लेकिन आप लोग कोशिश क्यों नहीं कर मेरी रहे बात आ जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। चूंकि दक्षिण भारत की साक्षरता का अनुपात चाहे बुद्धिमत्ता का अनुपात हमसे काफी अधिक है उत्तर भारत की तुलनात्मक दृष्टि से, इसी वजह से मोदी जी को लगातार यात्राएं करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां का जनमानस अपरिपक्वता, जुमलों को स्वीकार नहीं करता। मैंने फिर कहा, पहले भी कहा, वो मुद्दों पे वोट करता है। और यही कारण है कि दक्षिण का किला, दक्षिण का रण मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगले राउंड में हम आपसे सवाल जरूर करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कहीं ना कहीं एजेंडा सेट करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। मनोज उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? आवाज आ रही जी मनोज जी, भाई आप पूरे दमखम के साथ दक्षिण में जुटे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2019 का जो आंकड़ा है वो आपके लिए सुखद एहसास दिलाने वाला नहीं था। इस बार प्रधानमंत्री दक्षिण के मन से ये आवाज़ दे रहे हैं कि इसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी और 400 पार का जो नारा है वो सफल होगा। क्या वहाँ चुनौतियाँ नज़र आ रही हैं? जो आपने विवेक जी को सुना होगा, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, उनका कहना था, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अपने इस चुनौती के बीच में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इनके इत्तेफाक को तो जनता नहीं रख रही है, पहली चीज है। क्योंकि जनता अगर इत्तेफाक रखती तो आज जाहिर सी बात है इनको कहीं ना कहीं जनता का बहुमत मिलता है। लेकिन जब पंचायत चुनाव से लेकर हर चुनाव में, क्योंकि जनता जान चुकी है, वो वही पश्चिम है ना, उसी पश्चिम की बात शायद विवेक जी कर रहे होंगे जब समाजवादी की सरकार में खून की नदियां बहाई जाती थी, या उसी पश्चिम की बात कर रहे होंगे जब समाजवादी की सरकार में जो है सनातनियों के, हिंदू महिलाओं बेटियों के साथ जो है पलायन करने पर और बलात्कार करने पर विरोध करती थी। एक मिनट विवेक जी जरा सुन ले पहले राउंड में। हाँ, तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखना, वो ये वही की बात करे ना, जब वहाँ दंगाइयों को जो है चार्टर प्लेन से AK-47 लहराते हुए जिप्सी पर चलते हुए अखिलेश यादव चार्टर प्लेन से मुख्यमंत्री आवास लाते थे। तो इस नाते जनता वो जान रहे, जनता जान रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहाँ पे अब समाजवादी की अखिलेश यादव सरकार में बम गोले सकते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहाँ हर हर बम बम होता है। तो ये कहीं ना कहीं दंगा, ये इन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया था, दंगाई प्रदेश बना के दंगा के नाम से फेमस हो गए। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटक के क्षेत्र मनोज जी आपसे आगे मैं बात करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, फिर चर्चा आगे रखेंगे। सीएम केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्राइम टीवी पर आप देख रहे हैं ये बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम, यानी अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को 10वां समन देने पहुंची है ईडी की टीम। केजरीवाल के आवास पहुंची है ईडी की टीम। 6 से 8 अधिकारी केजरीवाल के घर में मौजूद हैं। प्राइम टीवी पर आपको हम बता रहे हैं ये बड़ी खबर, इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जाहिर सी बात है सीएम केजरीवाल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है ईडी की टीम। ईडी का शिकंजा कस रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर और 10वां समन देने पहुंची है ईडी की टीम। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए अब हम फिर लौटेंगे अपने चर्चा पर, जहां हम बात कर रहे थे मनोज जी से। जी मनोज जी, अपनी बात फिर शुरू करें। आप, एक बड़ी खबर आ गई थी, ये बताना बहुत जरूरी था दर्शकों को। था क्योंकि इन जो भ्रष्टाचारियों की खबर को बिल्कुल बताया करिए, बाकी देश का आपका काम है, चौथा स्तंभ है, सारी चीजों को बताइए। लेकिन इसके बाद फिर मैं इस बात को कहता हूँ, जिस प्रकार से देखिए पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव रहा 2022 में, तब भी जनता ने इनको कितना बहुमत दिया आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। उत्तर प्रदेश की जनता हो, यही पश्चिम के क्षेत्र में भी आप देखिए जयंत चौधरी जी का था, जिस पश्चिम के जिसका अपमान करने का काम लगातार समाजवादी पार्टी चौधरी। मनोज जी मेरा सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं, मैंने पूछा था कि दक्षिण राज्यों की बात की जाए तो 2019 में टोटल 129 लोकसभा सीटें आती हैं दक्षिण भारत से। इसमें से सिर्फ 29 सीटें बीजेपी को आई थी, वो भी कर्नाटक से अकेले 25। कर्नाटक भी अब कांग्रेस के हवाले हो चुका है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। तभी हमें लगता है कि 77 दिनों में 23 जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चुनौती को कैसे आप इस चुनौतियों से कैसे पार पाएंगे आप? मेरा सवाल ये है कि क्या दक्षिण में आपको उम्मीदें नजर आ रही हैं? उत्तर भारत में तो आपका प्रदर्शन जाहिर सी बात है
203 सीटों पर आप काबिज थे एनडीए के साथ अगर बात की जाए, और बीजेपी अकेले 177 पर। तो उत्तर भारत में तो आपके लिए सुकून है, लेकिन दक्षिण भारत में क्या उम्मीदें नजर आ रही है? सवाल मेरा ये है। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट आई, तब भी बहुत बड़ी चुनौती थी। देश में किस प्रकार से अराजक तत्वों को द्वारा किस प्रकार से आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते थे ये लोग, किस प्रकार से सनातनियों को जो है खत्म करने की चर्चा होती रहती। आज तब भी हमारे पास किस तब चुनौती थी जब पंडित राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया छोड़ते हैं और 85 पैसा जो है भ्रष्टाचार की फेंक चढ़ता है। हमने उस चुनौती को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है स्वीकारा, और 56 इंच का जैसा वो उनका उठा कि हमारा 56 इंच का सीना है, देश का कहीं झुकने नहीं देंगे मान को। आज हमने उस मान को बढ़ाया है और दूसरे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे देश के प्रधानमंत्री का पैर रखते हैं। मनोज जी, फिर भी मुझे लगता है कि आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 400 पार का जो आप नारा दे रहे हैं, बगैर दक्षिण के गढ़ को फतह किए कैसे 400 पार का नारा संभव होगा? जो विकास हमने उस समय आपकी बात कर रहे हैं जब हमने जो है विकास के लिए हम लोग वही दक्षिण की बात आते हैं। 2-3 चीजें हमने आपको गिनाए, लेकिन आगे बात वो विकास जो हम पूरब साइड में कर रहे थे, जो विकास का पहिया हमारा पूरब चलता है वही दक्षिण चल रहा है। और आपने देखा होगा कि हर चुनाव में वोट परसेंटेज हमारे बढ़ते गए हैं। हम ये नहीं कहेंगे सपा और कांग्रेस की तरह कि हम ईवीएम खराब है या कुछ है, ऐसा है वैसा भी नहीं हमने किया। जनता का माइंडेड हमने स्वीकारा है और हमको पूरा उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमने विकास में कोई भेदभाव, कोई समझौता जो है इन लोगों की तरह नहीं किया कि जातिवादी तरीके से भेदा, हमने सबको विकास किया है। और इसी से उसी विश्वास के दम पे हमको आज भी है। और चुनाव भारतीय जनता पार्टी हमेशा दम से लड़ती है, क्योंकि जनता का पैसा उसमें लगता है और जनता का पैसा नाच गानों में बर्बाद करने का काम अखिलेश यादव कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसे का ठीक है मनोज जी, पहले चरण में जरा दयाराम भार्गव जी को मैं शामिल कर लूं, फिर पंकज जी से कमेंट लेंगे हम। दयाराम जी भाई, आप भी अब एनडीए के पार्ट हो गए हैं, तो जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, बगैर दक्षिण किला को फतह किए कैसे ये पूरा होगा भाई सपना आप लोगों का? जयराम जी, आवाज आ रही है? संभवतः दयाराम जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हम चाहेंगे अपने सहयोगियों से कि उनसे संपर्क कायम किया जाए। चलिए पंकज जी, सुना आपने भाई, हमने 2019 का पूरा ब्यौरा आपको दे दिया। ये तो तय है ना कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि 25 सीटें जहां कर्नाटक से जीते थे वहां भी अब कांग्रेस शासित राज्य हो गया है। उत्तर भारत में बेशक हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली है राज्यों में, और राज्य सरकारें जो है उसमें इजाफा भी हो गया है। राजस्थान की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, ये सब अब भारतीय जनता पार्टी के कोटे में हैं। बिहार में भी क्या स्थिति आप जानते हैं, उथल पुथल है। वहाँ भी हालांकि नीतीश जी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से है। तो उत्तर भारत में बहुत चुनौतियां हमें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो एका में कहीं ना कहीं उनमें एक रार नज़र आ रही है। अब समाजवादी पार्टी की ही बात कर ली जाए ना, जिस तरह से आपने देखा कि मिर्ज़ापुर की सीट को लेकर के किस तरह से इनके सहयोगी घटक दल के बीच ही विवाद की स्थिति हो गई। तो दक्षिण भारत फतह करने के लिए जो प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं पंकज जी, उसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, दक्षिण भारत 131 सीटों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और केरल, तो ये राज्य आते हैं उसमें। और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सिर्फ कर्नाटक से 25 सीटें और तेलंगाना की जो 17 सीटें उसमें से मात्र 4 सीटें ही जीत पाई थी। तो ये निश्चित मान के चलिए, वो नॉर्थ इंडिया में तो बीजेपी का एक तरह से कहा जाए परचम लहरा था। नॉर्थ इंडिया में बीजेपी उत्तर भारत में काफ़ी मजबूत स्थिति में देखी जाती है, और तो इसलिए उसका पूरा फोकस, ये प्रधानमंत्री का पूरा फोकस है कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार का अगर वो नारा सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको जो साउथ के राज्य हैं उस पर फोकस करना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लगातार 23 रैलियां की और 75 दिन के भीतर उन्होंने 9 लाख करोड़ की घोषणाएं की। उसमें तमिलनाडु, केरल, और अब के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके लिए काफ़ी उन्होंने, कर्नाटक, इनके लिए उन्होंने काफ़ी योजनाओं का पिटारा खोला। हाँ, काफ़ी सौगातें दी काफ़ी सौगातें दी। तो ये सब भी जनमानस देख रहा है। और जिस तरह से काशी में
जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं, उन्होंने तमिल संगम भी कई बार आयोजन किया। तमिल संगम में वहां से काफी लोग आए थे, आपके तमिलनाडु से काफी लोग आए थे, ट्रेन चली थी और काफी बड़ी तादाद में लोग आए और कई दिन तक काशी प्रवास किया उन्होंने। उनके बड़े जो तमिल के जो बड़े धर्मगुरु हैं वो भी वहां पे आए थे। तो वो उन सब चीजों का भी फायदा नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि होगा। और अभी विगत दिनों आपने देखा होगा कि पलनाडु में जो जिस तरह से रैली हुई, उसमें जिस तरह से जनमत दिखाई दिया, तो ये दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का लगाव है और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। अब आते हैं कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस ने उत्तर भारत की का राज्य उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है जहाँ 80 सीटें आती हैं जी। और कांग्रेस ने देखिए उसको छोड़ दिया है। कांग्रेस ने अमेठी से ने कोई प्रत्याशी उतारा, न रायबरेली से उतारा। रायबरेली से सोनिया गांधी वैभव जी इसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं। चुनाव लड़ती थी और वो चली गई राज्यसभा होकर चली गई, राजस्थान से उन्होंने राज्यसभा की सीट ले ली। प्रियंका गांधी ने मना कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो एक तरह से यूपी को उन्होंने छोड़ रखा है कि यूपी से उनके यहाँ का कोई कदावर नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। 17 सीटों को लेकर के भी अभी असमंजस बना हुआ। और दूसरी बात, इंडी गठबंधन की प्रमुख घटक दल अपना दल कामरेवादी जो है, जिसने उससे अलग हटके 3 सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए हैं, वो भी जो है अखिलेश यादव ने भी ये बात कह दी है कि हमारा 2022 में उनके साथ गठबंधन था विधानसभा चुनाव में, 23-24 में हमारा कोई गठबंधन नहीं है, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है। तो इन सब चीजों का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है, कि मिलना सुनिश्चित है। और प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि 400 पार अगर सीटें लानी है तो देखिए राजीव गांधी के समय जब ये था तो कांग्रेस 414 सीट लेके आई थी। प्रधानमंत्री मोदी उस मिथक को तोड़ना चाहते हैं कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा मेरी सीटें आए। इसके लिए उन्होंने साउथ के ऊपर ज्यादा फोकस किया, साउथ के ऊपर तमाम योजनाओं की बौछार कर दिया और वहां प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा समय दे रहे हैं, वहां पर मीटिंगें कर रहे हैं। तो इसको भी जनमानस देख रहा है। अब वो कितना कारगर होगा चुनाव में, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस, देखिए कांग्रेस वामपंथी लोगों के साथ चल रही थी और बहुत दिन से वामपंथियों के साथ चले, लेकिन वामपंथियों ने केरल में इनको छोड़ा भी नहीं। तिरुवनंतपुरम में देखिए शशि थरूर चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ भी एक मजबूत प्रत्याशी वामपंथी लोगों ने खड़ा कर दिया। और इसी तरह वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ भी जो है देखिए एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया। तो इसलिए ये चीज भी देखने लायक है कि जिनके भरोसे वामपंथियों के सहारे अपनी वैतरणी पार करना चाहते थे राहुल गांधी, तो देखिए उन्होंने कहीं का छोड़ा नहीं कांग्रेस को, उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए, जबकि इंडी गठबंधन के वो सब हिस्सा है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो प्रत्याशी खड़ा कर दिया। ये इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी के मार्ग में बाधा बनना चाहते हैं, रोड़ा बनना चाहते हैं। ये सब निश्चित मान के चलिए। तो इन सब चीजों से विपक्ष में देखिए बिखराव चल रहा है। ममता बनर्जी पहले ही अपने को अलग कर चुकी है, वो 42 की 42 सीटों पे अपने चुनाव प्रत्याशी खड़ा कर रही है। कांग्रेस ने भले वहां पर अधीर रंजन चौधरी को प्रत्याशी खड़ा बनाया है, जो उनके विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन ममता बनर्जी भी देखिए अलग हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार अलग अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। और शरद पवार आए दिन मीटिंग बुला रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, वहां भी अभी महाअघाड़ी जो कांग्रेस का गठबंधन है वो भी सीटों को फाइनल नहीं कर सका। आज भी बैठक हुई है, आज बैठक हुई जी, और अभी तक फाइनल नहीं कर पाया। तो इन सब चीजों से कांग्रेस एक ठोस रणनीति जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए जो कहा है वो करके दिखाया है, तमाम योजनाओं की डिलीवरी की है, इसी के लिए जनमानस उसको देख रहा है। पंकज जी फिर आते हैं। वैभव जी, भाई चुनौतियां आपके सामने बहुत है। वैभव जी आवाज आ रही है? जी जी बताएं भाई, आपके सामने चुनौतियां कम नहीं है। मुझे पंकज जी से बहुत ज्यादा उम्मीद इस बात की थी कि चूंकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और समालोचक की भूमिका में होंगे और जो मौजूदा मोदी सरकार और इनकम टैक्स। वैभव जी फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको ये गलत लग रहा है क्या कि राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से कम्युनिस्टों ने प्रत्याशी उतार दिया है? मैं अपनी बात, हाँ, विश्लेषण में आप लग जाते हैं ना दूसरों पे। आप अपनी चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिए ना, तो आपको बोलने का मौका दूंगा पूरा। भाई आप प्रवक्ता, मैं विश्लेषक हूँ, मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। पहली बात वैभव जी इन्होंने जो तथ्य रखे हैं, जो चीज हो रहा है उसका वर्णन कर रहा हूं। पंकज जी मैं वैभव जी से बात कर लेता हूँ। वैभव जी एक चीज सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप लंबा बोल लीजिएगा। मेरा सिंपल ये कहना है कि हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं। दक्षिण के चुनौतियों को लेकर के हमने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया कि भाई वहाँ पे आपका खस्ता हाल है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूत है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि आपके सामने जो चुनौती है उसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है? मोदी जी तो 77 दिन में 23 रैलियां कर लिए हैं दक्षिण में। आप लोग नॉर्थ इंडिया में इंडिया गठबंधन कितनी रैली कर पाए हैं अब तक? प्रथम चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब बोलें। मैं जो कह रहा हूँ,
देखिए, मेरा ये कहना था कि चूंकि विश्लेषक समसामयिक बातों पे अपना पक्ष रखते, मुझे ये उम्मीद थी, मैंने ये नहीं कहा कि वो यही बोले, वो हकीकत ही तो बोलेंगे ना मुझे वैभव ये जी। लगता था कि इस बात पे वो प्रकाश डालते तो जनमानस में ये संदेश जरूर होता कि नहीं भाई, कोई तो है जो कि ये बात कह रहा है कि अलोकतांत्रिक चीजों पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी बात, अब चुनौतियों की बात जी। मामला क्या है कि 77 दिन में 23 रैलियां मोदी जी कर दी और बहुत बड़ी बात हो गई जी, और इनकी तैयारियां पूरी हो गई। हमारे नेता राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की और जनता के बीच जाके जनता के मुद्दों की बात की। अग्निवीर योजना हो, किसानों के एमएसपी की बात हो, नारियों पर अत्याचार की बात हो, किसानों की बात हो, श्रमिकों की बात हो, इन सभी पे 5 न्याय की बात की। वो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के मन की उपज है। वो जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा हुई है, उस दौरान जो लोग महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसके लिए उनके द्वारा दिए सुझावों के आधार पर वो हमने 5 न्याय और 25 गारंटियां तैयार की। बिल्कुल। जनता एकजुट हो रही है राहुल गांधी के उन गारंटियों के साथ, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, और मोदी जी से मोह भंग जनता का हो रहा है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, किसानों की आय दोगुनी, नारियों पर अत्याचार कम करना, ये सारे उदाहरण है। अभी पंकज जी कह रहे थे, चूंकि मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन नहीं पाया, उनकी आवाज बड़ी धीरे आ रही थी, लेकिन पंकज जी कह रहे थे कि मोदी जी डिलीवर करते हैं। मोदी जी ने क्या ऐसा डिलीवर कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था डूबने लगी? मोदी जी ने ऐसा क्या डिलीवर कर दिया कि अफगानिस्तान की मुद्रा भारत से मजबूत हो गई? हाँ, विवेक जी आ रहे हैं आपके पास, जरा जरा डिलीवर वैभव जी कर को दिया। बोलने दें। हाँ। मोदी जी ने ऐसा क्या डिलीवर कर दिया कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा हो गई? मोदी जी ने ऐसा क्या डिलीवर कर दिया कि विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा कर्जा लेने वाला देश बन गया भारत? 200 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। मोदी जी ने ऐसा क्या डिलीवर कर दिया कि 100 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ गया? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि युवा आत्महत्या करने लगे? मोदी जी के जितने वादे थे, उस हर वादे के साथ मोदी जी ने धोखा किया है। अभी नया मामला है, 2 साल पहले किसान आंदोलन, बस इसको कंप्लीट कर लें, किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। 2 साल बीत गए, सरकार का कार्यकाल पूरा होने लगा और अब तक कानून नहीं बना। फिर से जब वो किसान आंदोलन के लिए आते हैं तो उनके रास्ते में कील गाड़ी जाती है। अब इन मर्यादाओं को देख लीजिए। ठीक है सरकार 10 वैभव जी, जरा मनोज जी से जवाब ले लेते हैं, फिर अगले राउंड में आप आरोप लगाइएगा, क्योंकि आरोप बहुत लंबा हो जाएगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। मनोज जी। जी भाई, जनता के साथ छलावा कर रहे हैं आप, वैभव जी का कहना है। नहीं बिल्कुल, वैभव जी जो कर रहे हैं, आप इस बात को छलावा कहें चाहे जो ये छलावा नहीं करते, क्योंकि हमारा छलावा बिल्कुल है। जब हम जनता के लिए जाते हैं, जब हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात कांग्रेस हो चाहे सपा हो, उनके पेट में दर्द होगा। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने देश को बांटा, जिस प्रकार से कांग्रेस को धर्म में बांटा और जिस प्रकार से कांग्रेस ने आतंकवादियों के बरसी को रोने का काम कर रही थी सोनिया मैडम या राहुल गांधी, जाके भारत के टुकड़े होंगे इसके साथ खड़े होते थे, तो जाहिर सी बात इनको छलावा लगेगा। आज वही सेना पाकिस्तान के अंदर जो है स्ट्राइक करती है और जाके जो है पाकिस्तान के अंदर दुश्मन की छाती पे गोली मार के आती है। उसके बाद ये पूछते हैं कि बताओ सबूत कहाँ है, तो इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। ये पूरी तरह से आतंकवादी के साथ खड़े होने का काम करते आए हैं, तो इस नाते इनको मोदी के काम दिखाई नहीं देंगे। हमारा काम है हर अंतिम व्यक्ति तक जाने के लिए हम लोग, हमारे कार्यकर्ता हमारी योजनाओं के लेके जाते हैं। हम 82 करोड़ लोगों को जो राशन देने का काम है, मुद्रा लोन के माध्यम से हमने रोजगार सृजन करने का काम किया। हमने शिक्षा के स्तर पे देखिए जो है मुसलमान लड़कों के लिए हमने वहाँ उनके जो मदरसों में कंप्यूटर और साइंस की शिक्षा के लिए हमने अपनी पहल किया। तो ये हमारा काम है, इस नाते इनको डर है, जनता इसको जानती है, इस नाते जनता लगातार जवाब देगी। और मोदी जी जो है जिस प्रकार से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देते आए हैं, इसके पहले किसी प्रधानमंत्री की इतनी वो नहीं बनी कि जिससे दूसरे देश में विवेक जी, भाई आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री जी ने देश और विदेशों में देश को जो समृद्धि दी है, ताकत दी है, उसको लेकर
देखिए थोड़ा सा कटु सत्य कर रखूंगा मंच के ऊपर जी, लेकिन मुझे लगता है कि आज बहुत ही सब सहनशील प्रवक्ता बैठे हैं, सभी एक दूसरे को सुनने के बाद ही बीच में बोल रहे हैं। ये बेहतर चर्चा का ये बेहतर तरीका है, यही परिपक्वता कही जाती है। तो मुझे लगता है मैं भी एक स्पष्ट कर दूं बातों को। बड़ा आतंकवादियों का नाम ले रहे थे, बहुत देर से कई बार आतंकवादियों का नाम लिया, चूंकि संगठन और संगठन की रणनीति ही उन्हीं के माध्यम से बनती कैसे है उसको स्पष्ट कर देता हूं। प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद का एक आज फोटो बहुत वायरल है, लाल सांसद जो इनके गुप्ता जी हैं, और किसी व्यक्ति को बीजेपी का गमछा पहना करके पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, उसका नाम है संजय सरोज। अब ये नाम चूंकि हमारे आदरणीय पंकज भैया वरिष्ठ पत्रकार है, मार्गदर्शक भी हैं, और वो मंच पे उपस्थित हैं, ये प्रकरण उनके दिमाग में आ गया होगा कि मैं कहां जाने वाला हूं। यूपी एटीएस ने 26 मार्च 2018 को लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में 10 लोगों के साथ इनको जेल भेजा था। और सबसे सरप्राइजिंग बात देखिए, सबसे हास्यास्पद बात, उस समय के तत्कालीन आईजी एटीएस चीफ, अब बीजेपी नेता, जो बीजेपी नेता भी हैं, मंत्री असीम अरुण जी ने यह दावा किया था कि यह नेटवर्क आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए फंडिंग का काम कर रहा है, फाइनेंसिंग का काम कर रहा था, और आज वो भाजपा में ज्वाइन हो जाता है। तो किसका आतंकवादी कनेक्शन है और किसका आतंकवादी सांठगांठ है वो तो भैया स्पष्ट दिख रहा है। तभी तो इनके मुंह से लगातार आप पूछ रहे हैं दक्षिण भारत, उत्तर भारत, ये आतंकवादियों पे अटके पड़े हैं। ठीक है मनोज जी, जवाब लेंगे आपसे। हाँ, मेरी बात आ जाने दीजिए आप। उसके बाद बहुत अच्छी बात एक सामने आ रही थी सुभाषपा की। खुद को गब्बर बताने वाले को, खुद को सबसे बड़ा माफिया बताने वाले को जनता क्या वोट देगी? क्या उसके लोगों को वोट देगी ताकि माफियाओं की अराजकता यहाँ खड़ी हो जाए? भूल जाइए। और बहुत अच्छी बात हमारे कांग्रेस के बड़े भाई ने कही थी, भाजपा को लेके कहीं विवेक पीड़ा तो नहीं है? नहीं, कभी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ और आज उधर चले गए, उस पाले में चले गए। भैया हम तो चाह रहे हैं कि ये वहीं रहें, ये वहीं रहें, क्योंकि वहां से अब वो कब कहीं और चले जाएंगे भाजपा के लिए, कब वो मजबूरी बन जाएंगे, वो तो भाजपा जाने। लेकिन हमारे चूंकि वैभव त्रिपाठी भैया हमारे बड़े मुस्कुराहट इनकी देखिए बड़ी अच्छी है, इन्होंने एक बात कही थी, हाँ, मोदी जी की डिलीवरी वाली बात पे ये सही तथ्य नहीं रख पाए। थोड़ा सा मैं बड़े भाई से निवेदन करके उसको आगे बढ़ा देता हूँ। मोदी जी डिलीवर करते हैं और ये बात कांग्रेस को भी स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं आज आपके मंच से कह रहा हूं, भले मैं उनका सहयोगी दल हूं, मोदी जी डिलीवर करते हैं। मोदी जी गए थे 15 लाख काला धन लाने हर भारतीय के लिए, और वहां से वो स्विस बैंक का डिजिटल फॉर्मेट इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में उठा लाए। जो स्विस बैंक विदेशों में था, विदेश में था, स्विट्जरलैंड में एक स्विस बैंक जहां पे लोग जाकर के अपनी काली कमाई छुपाते थे, उसको जाकर के जब मोदी जी ने समझा तो मोदी जी ने उस फॉर्मेट को ही इंडिया ले आए वो उठा करके, और उन्होंने ऐसा डिलीवर किया है कि आज सुप्रीम कोर्ट उनकी बखिया उधेड़ रहा है तबीयत से, और भ्रष्टाचार की परतों पे परतें खुल रही हैं। भाई वहां भी किसी का नाम नहीं बताया जाता, यहां भी किसी का नाम नहीं बताया जा रहा था, वहां भी नहीं पता किसका पैसा है, यहां भी नहीं पता किसका पैसा है। अब तो सूची आ गई भाई, आज जमा हो गया। तो डिलीवर की बात मैं बता रहा हूं कि मोदी जी ने डिलीवर क्या किया। मोदी जी ने डिलीवर क्या किया वो तो सुन लीजिए। विवेक एक मिनट जरा मनोज जी से मैं जवाब ले लूं। जो आतंकी वाले प्रकरण पे भाई आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, आरोप क्या सार्वजनिक पटल पे है, आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं कि आप हमारे बड़े भाई पंकज भैया बैठे हैं, ये तो निष्पक्ष पत्रकार है, अभी चूंकि इनके आरोपों का भी देखें, इनका कमेंट ले लेंगे। मनोज जी जवाब दे दीजिए। हमारे मित्र का वही हाल हो गया है, क्योंकि जब न्यायालय ने इनको फटकार लगाई है, एक बात इनका तथ्य मुद्दे पे जवाब लीजिए भाई। आपने दक्षिण की बात की, यूपी तक रह गए, इसीलिए इनको दक्षिण की जनता नहीं स्वीकार करती है। ठीक है मनोज जी, वो जवाब दे दीजिए भाई। आतंकी वाला जो इन्होंने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है। मुझे बोलने देंगे तभी तो दूंगा। जी मनोज जी बोलिए, बीच में बोलते रहेंगे। नहीं, गंभीरता से आज चर्चा चल रही है, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। हाँ बोलिए। हमने कहा ना कि खिसियानी बिल्ली खम्भा नोची, तो यही हाल इनका है। इनको न्यायालय ने फटकार लगाई है। एक साक्ष्य आज आपके चैनल के माध्यम से दिखा दें, एक साक्ष्य इनसे मांग लीजिए, ठीक है, फिर ये बात करें। ये अपने मंत्री असीम अरुण को गलत साबित कर रहे हैं। देखिए मैं इसका खंडन करता हूं, वो एटीएस के बहुत सम्मानित अधिकारी थे। भाई साहब सुन लीजिए, नहीं ये गलत है, आप एक एटीएस के सम्मानित पूर्व अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं ना, ये तो गलत चीज है ना। ठीक है, एक एक करके। हाँ तो आपसे भी उत्तेज आवाज में नहीं निकल सकते। नहीं, उससे चर्चा जनता को नहीं समझ में आएगा। मैं तो बोलना ही नहीं चाहता, लेकिन ये तो अपने अधिकारी को गलत साबित कर रहे हैं। विवेक इसके बाद आप बोल लीजिएगा। पहले मनोज जी, हाँ बोलिए। मनोज जी बोलिए, वक्त जाए मत कीजिए। चुप तो कराइए पहले। हाँ ठीक है। ये फोटो देख लीजिए, चलिए इसको जूम कर दीजिए। ठीक है, अरे लीजिए इसको जूम कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कैमरे से कहिए। ठीक है, अभी दिखा लीजिएगा। तो जूम तो करवा दीजिए। हाँ चलवा दीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए मनोज जी। न्यायालय ने इनको फटकार लगाई। अगर इनको इतनी इनकी साक्ष्य में दम है तो ये न्यायालय क्या हमारा न्यायालय नहीं है?
न्यायालय पूरे देश का है, लोकतंत्र का मंदिर है। ये न्यायालय पे क्यों नहीं अपनी गुहार लगाए? इनको लगाना चाहिए, जाना चाहिए। अगर ये विपक्षी पार्टी है, बिल्कुल ये विपक्षी पार्टी है, विपक्ष में बैठे हैं, विधानसभा में कहेंगे हम बहुत बड़े विपक्षी हैं, तो आपको लगाना चाहिए। कहीं आपने इसका विरोध किया? कहीं अगर आपके बात में अगर साक्ष्य होता, सच्चाई होती, तो आप विरोध करते। एटीएस चीज यानी फर्जी बातें कर रहे हैं कि आप बिल्कुल आपके पास साक्ष्य नहीं है, आप सिर्फ चैनलों पे पढ़ के खाली आप उल्टे सीधे बयान देकर जनता का फोकस लेंगे। कहिए ये आपका सांसद नहीं है, जनता कहिए ये आपका सांसद नहीं है जो फोटो में है, कहिए ये आपका सांसद नहीं है, नकार दीजिए ये आपका सांसद नहीं है। वो तस्वीर आप मनोज जी को भेज दीजिएगा, वो देख लेंगे। मैं बोलूंगा रोइएगा नहीं फिर। जी बोलिए मनोज। हल्के तर्क देते हैं, रोना गाना। यहाँ क्या बच्चे बैठे हैं क्या? रोने गाने आए हैं क्या? रोएंगे नहीं फिर आप भी। नहीं, कौन रो रहा है यहाँ पे? क्यों? रुदन प्रलाप तो आपके शब्दों में झलक रहा है। ठीक है, अपने मंत्री को झूठा बता दिया इन्होंने, बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले मनोज जी को बोलने दीजिए। तो बात अपने जब आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे दिक्कत क्या होगी? धमकी देंगे क्या? धमकी देंगे क्या? दिक्कत हो जाएगी क्या? दिक्कत करेंगे भैया? आपको जब बोलूंगा तो शोर मचाओगे। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैंने एक सवाल पूछा, इस पे जवाब दे नहीं रहे हैं। उनको जवाब देने दो, पहले सुनो, हो सकता है आगे जवाब आ जाए। हाँ मनोज जी बोलिए। नहीं, डिबेट का तरीका थोड़ी ना। मैं नहीं मनोज जी बोलिए, 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 ठीक है। उसके बाद तो इन्हीं की बातों में देखिए लग रहा है कि ये पूरी तरह से जिस प्रकार से और चीजों को नकारते आए हैं, इसी नाते ये खाली आरोप लगा सकते हैं। अगर इनकी बात में जरा सा भी दम है, मैं चैलेंज करता हूं, ये कल जो है लखनऊ के विधानसभा पे उसको लेके बैठे, करें प्रदर्शन, करें एक जगह ये अपना दिखा दें कि हाँ हमने प्रदर्शन किया। वो जो आतंकवादी चोट पे करें, न्यायालय में लेंगे और हम इनके इसके विरुद्ध में प्रदर्शन करेंगे। अखिलेश यादव को फटकारा न्यायालय ने, जितना कहें उतना मैं दिखाऊं। एक जगह ये दिखा नहीं सकते, खाली चैनलों पे आके झूठ बोलना। या अखिलेश यादव की जो सपा कार्यालय में पढ़ के आए हैं, कृपया उसको बंद करें। अरे भाई विवेक जी सही तो है भाई, आपके पास अगर ये सबूत है तो आप कोर्ट में चले जाओ ना। यही तो मनोज जी कह रहा हूँ, ये पूरे देश में पूर्व आतंकवादियों को ज्वाइन कराए पार्टी और हम इनके खिलाफ जाकर के धरना दे पूरे देश में। नहीं, इसके लिए अदालत है ना भाई, अदालत तो मैं चले कह रहा हूँ। अरे तो ठीक है, अब इनकी बात आई तो मेरी बात है। चलिए वैभव जी, मैं सहमत हूँ मनोज भैया की बात से। ठीक है, वैभव अदालत जाना चाहिए। और इसमें आप सुन लीजिए मेरी बात। अब चूंकि मनोज भैया ने बात सही कही, अदालत जाना चाहिए। और इसमें ये सवाल उठाना चाहिए कि मंत्री आज जो मंत्री असीम अरुण जी हैं, उन्होंने एटीएस चीफ रहते हुए एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का काम किया था क्या? बताइए ना। और सुन लीजिए माननीय, ये बंदा बेल पे बाहर है, बेल पे, ये नॉन कन्विक्टेड नहीं है। ऐसे चीजों को लेकर के अदालत सख्त हो जाएगी। सख्त हो जाएगी, मैं कह रहा हूं। आपने ज्वाइन क्यों करवाया? ठीक है, आपने ज्वाइन क्यों करवाया? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। कैसे ये आरोप लगा सकते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर? अपने आतंकी कनेक्शन को सामने स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बोल दे कि ये सांसद भी इनका नहीं है। बताइए, बोलिए कि ये सांसद भी इनका नहीं है। बोलिए ये सांसद आपका नहीं है। बोलिए प्रतापगढ़ का ये सांसद इनका नहीं है। बोलिए, नकार दे। ये इनका सत्य ये है कि इनकी डफली, इनका राग। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा सच से बात, इन्होंने कहा था न्यायालय के फटकार की बात, सुप्रीम कोर्ट तो धो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो इनके वॉशिंग मशीन में इन्हीं को धो रहा है। ठीक है, तबीयत से धो रहा है। ऐसे 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 करेंगे तो भाई जनता तक बात नहीं पहुंच पाएगी। नहीं तो जनता तक बात पहुंचनी चाहिए, जनता को स्वीकार करना चाहिए। कृपया आप लोग दोनों शांत रहें, कृपया आप लोग दोनों शांत रहें। पंकज जी, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। नहीं ठीक है, आपके साक्ष्य बात करिए तो अरे साक्ष्य चाहिए, मीडिया से आपकी बहुत मजबूत है, जाके देख लीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे मनोज जी जरा पंकज जी के पास चलेंगे। वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ के ये खबर चला रहे हैं भाई, वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से ये खबर चल रही है। ठीक है वैभव जी, गालियां दी जाती हैं। मनोज जी देखिए बेचारे। हाँ ठीक है, विवेक जी रहिए। मनोज जी, वैभव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ऐसा है कि मध्य प्रदेश में एक जिलेटिन छड़ से ब्लास्ट हुआ था मार्केट में, जिसमें वो जिलेटिन की छड़ें कहाँ पाई गई थी? भाजपा कार्यकर्ता के घर। कहाँ से मिली ये नहीं पता चला, उस पे बात नहीं करेंगे। हेमंत करकरे जी के ऊपर जो सम्मानित हमारे ऑफिसर थे और शहीद हुए, उनकी शहादत को बदनाम किया इनके सांसद। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। डीआरडीओ का वैज्ञानिक जो कि आईएसआई मनोज जी की आवाज बढ़ा दे रहा था, डीआरडीओ का वैज्ञानिक जो कि संघ से जुड़ा था, वो लोगों के गुप्तचरी में शामिल था, उसकी बात नहीं करें। अगर इनके अपने सांसद किसी आतंकवादी को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं तो ये कहते कोर्ट जाइए,
फिर वही बात पे तर्क कर रहे हैं। नैतिकता नहीं, तर्क गलत है, आपने स्वीकार कर लिया वैभव जी, जिनकी सोनिया मैडम रोती है आतंकवादी के बर्सी पे, ये तर्क देना आपका तो एक साक्ष्य दीजिए। आतंकवादियों को क्यों ज्वाइन आप करा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कहीं आपने दिखाया इस बात को? ये मस्खरी चल रही पूछे है। जाए राहुल गांधी देश किसी में यात्रा में आप दिखाए कहते हैं कि ऐसे हम नहीं चलाया पार्टी जाता। से एक झूठ कांग्रेस का दिखाए। भ्रष्टाचार आप फैलाते हैं। एक-एक करके। ये विवेक जी, बात विवेक जी। है। नहीं, सत्ता है, इनको संयम तो रखिए, गलत सुने तो। तरीके से आप मनोज गलत जी। बात कर रहे हैं। अच्छा, सारी बातें वरिष्ठ पत्रकार से पूछ लेते हैं ना। हम तो राजनीतिक दल के लोग हैं, हम तो देखिए, राजनीतिक दल के लोग ये हैं। असल में हम लोग मुद्दा क्या चर्चा करना चाहते हैं और मामला कहाँ पहुंच जाता है, ये बड़ा दुखद होता है। जनता ये जानना चाहती है, सबसे मस्खरी करने लगे हैं। जनता ये जानना चाहती है, पंकज जी, जी, दरअसल जनता तो ये जानना चाहती है कि आखिर मोदी जी दक्षिण भारत में इतना जोर क्यों दे रहे हैं। उत्तर भारत में अगर इंडिया गठबंधन चाहता है कि हम बेहतर प्रदर्शन करें तो गांधी मैदान के बाद कोई बड़ी रैली क्यों नहीं हो पाई है। जनता तो इंतजार करती है ना, जनाधार बनाने के लिए कोशिश होता है चुनावी मंच से। इसमें भाई दोनों सियासी दलों में आप किसको मजबूत मानेंगे? भाई देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने यात्रा निकाली और उस यात्रा में, न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश को अछूता कर दिया था। उत्तर प्रदेश के सारे राज्य मतलब जिलों से होकर वो यात्रा नहीं गई। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस ने हथियार डाल दिया, मात्र 80 लोकसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश की मात्र 17 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो कहीं न कहीं इस बात को जानती है कांग्रेस कि हमारा यहाँ जनाधार नहीं। इनका विश्लेषण और आप ये जानते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर जनाधार नहीं, इसीलिए देखिए वो अमेठी से भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं राहुल गांधी। और प्रियंका गांधी जो पहले क्या नाम वहां से लड़ने जा रही थी रायबरेली से, वो भी उन्होंने ही मना कर दिया। तो और सोनिया गांधी पहले ही स्वास्थ्य कारणों से राज्यसभा जा चुकी है। कर्नाटक के 8 मंत्रियों ने भी, ये सब आप समझ लीजिए कि ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं हताशा दिखाती है। और कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो इस बार चुनाव से भाग रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अभी आज जैसे दिग्विजय सिंह कहा गया कि वो 77 साल के हैं लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे राजगढ़ से। लेकिन अगर आप उनकी बात करें, कमलनाथ की बात करें और तमाम और दिग्गज है कांग्रेस के, वो लोग चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, वो कांग्रेस को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल रूप से देखिए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये हताशा से ग्रस्त है। और कांग्रेस कितने सीटों, 543 में कितने सीटों में लड़ेगी, ये भी देखिए। अभी लिस्ट पूरी आ जाने दीजिए, ये भी देखना होगा। और जिस तरह से 42 सीटें देखिए वहां की चली गई लोकसभा की बंगाल में, उसी तरह बिहार में देख लीजिए, तो हर जगह महाराष्ट्र में देख लीजिए, तो हर जगह कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। जो कांग्रेस एक जमाने में ऐसा रहता था कि कांग्रेस का जनाधार रहता था, कांग्रेस, लेकिन उस जनाधार से कांग्रेस धीरे धीरे खसकते नीचे आ गई है। और जैसा कि ज्यादा सारे चैनल दिखा रहे हैं, वो मैक्सिमम 35 से 40 सीटें दिखा रहे हैं। तो ये भी कांग्रेस को चिंतन का विषय है। लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात को नहीं समझते हैं। वो अपनी न्याय यात्रा और तमाम उसमें वो उसी में वो फूले नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि उसमें मेरा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। वैभव जी पहले मेरा सवाल ले लीजिएगा, फिर आगे का विश्लेषण कीजिएगा। भाई आरोप हम पर मत लगाइएगा, जो हकीकत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले। जाहिर सी बात है राहुल गांधी की सराहना हो रही है और एक नया इतिहास रचा है राहुल गांधी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं और तमाम लोग मानते हैं। बीजेपी की भी कई नेताओं से मेरी बातचीत होती है तो ये मैंने कहा जा सकता है कि अनऑफिशियल जो बातचीत होती है उसमें उनका कहना है कि भाई इतना चलने वाला कोई नेता नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो वेस्ट बंगाल में क्या तृणमूल कांग्रेस आपके इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनी? उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी क्या आपके भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद हुई? आखिरी वक्त में सिर्फ संभवतः रायबरेली में ना पंकज जी और अखिलेश यादव जी शामिल होते हैं, जब पूरी यात्रा लगभग समापन पे हो जाती है। तो कुल मिलाकर के बिहार में भी यही स्थिति देखने को मिली। हालांकि तेजस्वी जी उनके साथ आए, लेकिन शुरुआती दौर में जब वहां पर सरकार का जोड़ तोड़ चल रहा था तो ये स्थिति नहीं देखने को मिली। हम इंडिया गठबंधन को लेकर के आपसे सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी के कार्य पद्धति पर हमको कोई सवाल नहीं है, लेकिन संगठन स्तर पर इंडिया गठबंधन कब ताकत दिखाएगा भाई उत्तर भारत में? देखिए ऐसा है कि आपका सवाल लगभग 2.5 मिनट का हो गया। आप 5 मिनट बोल लीजिए। इस बात को लेके चिंतित है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस की चीजों को लेके ये चिंतित। लेकिन पंकज जी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस धरातल पे अब काम कर रही है और पब्लिक के मुद्दों को उठा रही है और पब्लिक भी इस झूठे शासक के खिलाफ एकजुट हो रही है। 2024 हो या 2019 हो, वोटों के बिखराव की वजह से ही ये सरकार बनी थी।
और वोटों का बिखराव कम हो रहा है। ये तो जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि कौन लोग इंडिया से दूर गए और उनको क्या भुगतना पड़ा। क्योंकि पब्लिक अब ये कह रही है कि अगर मोदी के खिलाफ किसी को एकजुट होकर लड़ने की आवाज बन रहा है कोई, तो वो है कांग्रेस, राहुल गांधी। और वो इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं वो सब उनके साथ हैं, तो हमको एकजुट होकर इनको वोट। और मामला, लेकिन वैभव जी यही तो मेरी विचारधारा आपसे नहीं मिलती है ना कि भाई राहुल गांधी को कोई शक्ति नहीं प्रदान कर रहा है। भाई हर जगह उनको चुनौती है, वो अपने दम पर एकला चलो की तरह आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सबका संवैधानिक अधिकार है और सबके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मैं उस पे नहीं जाना चाहता। चुनाव है तो चुनाव में भाई मर्यादा रखें, चुनाव परिणाम पे फिर चर्चा इस पे करेंगे। लेकिन बात यह है कि जनता एकजुट होती है, नेता किसी को जीत नहीं दिलाता। कार्यकर्ता जब जनता को जोड़ता है और जनता एकजुट होकर वोट करती है तब जीत मिलती है। ये पहले भी होता रहा है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो बात कह रहे थे आपकी साउथ नॉर्थ, जी संक्षेप में जल्दी बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है और नॉर्थ में बीजेपी आधे पे जाके टिकी है। ऐसा है कि जो सर्वे दिखा रहे हैं ना, वो सर्वे लोकसभा में 100-200 लोगों का सैंपल लेके चल रहे हैं। और आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे सर्वे हैं जो कि एक लोकसभा में 5000 10,000 लोगों का जब सैंपल कर रहे हैं, उनका सर्वे ज्यादा ऑथेंटिक है। और जनता इस बार मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और बीजेपी, ठीक है, जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। वक्त बहुत कम है वैभव जी, 10 सेकंड जल्दी आखिरी कमेंट और लोगों से भी लेना है। हाँ, ऐसा है, बस 10 सेकंड। ऐसा है कि बीजेपी के पास अभी पूरे स्टेट जो नॉर्थर्न इंडिया के हैं या साउथ में तो सुपड़ा साफ है, कहीं भी बढ़ने का कोई स्कोप नहीं। ठीक है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। जरा एक मिनट सबको समय दे लेते हैं। कांग्रेस को मिल रहा है विवेक जी, जब जनता कांग्रेस को वोट, भाई चुनौती आपके सामने तो है। पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं था समाजवादी पार्टी का, इस बार क्या उम्मीद है? संक्षेप में, वक्त कम है। चुनौती हर चुनाव में होती है और हर चुनाव में चुनौतियों के आधार पर ही चुनाव में उतरने का काम समाजवादी पार्टी करती आई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम मुद्दों में चुनाव में जा रहे हैं। मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में अपनी बातों को, आज देश की जो स्थिति है उसको जनता के सामने रख करके हमने ये देवतुल्य जनता के ऊपर छोड़ रखा है। ठीक है, कि कैसे जनता किसको आपने देवतुल्य जनता के ऊपर छोड़ रखा है। मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी, क्या 400 पार का नारा हासिल करने में आप कामयाब होंगे? संक्षेप में। मोदी है मुमकिन है का नारा देते हुए हमने जब जो हमने कमिटमेंट किया था हमने उसको करके दिखाया है। कहीं ना कहीं इस बात को भी हमने जनता के बीच जिस प्रकार से हमने काम किया, ये लोग क्या करते हैं, चुनाव में जाते हैं जनता के बीच में, अभी भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 365 दिन जो है जनता के बीच में रहता है। इस नाते हमारा सबसे बड़ा मंत्र है कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से गया है। इस नाते चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री को चलिए ठीक है, वक्त यहीं तक इंतजार देता है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पत्रकार पंकज रस्तोगी जी की बात की जाए या फिर विवेक पांडे जी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता की, वैभव त्रिपाठी कांग्रेस के, ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे। 1 घंटे तक हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से चर्चा की। लेकिन ये हकीकत है कि संपूर्ण भारत में जब हम वोट की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत और दक्षिण भारतीय राज्यों को लेकर के एक तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। और दक्षिण भारत में जिस तरह से बीजेपी ने ताकत झोंकी है, संभवतः 2019 में उनको जो वहाँ पर सफलता हासिल नहीं हुई थी, उस सफलता को वो हासिल करना चाहते हैं। और ये नज़ीर है इस बात का कि प्रधानमंत्री खुद 77 दिनों में 23 दिन दक्षिण भारत में गुजार चुके हैं और आने वाले दिनों में भी उनके जनसभाओं का दौर जारी रहेगा। उत्तर भारत में निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए उम्मीदें हैं, लेकिन अभी जिस तरह से बिखराव का दौर चल रहा है उसमें चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। हालांकि ये सही बात है कि कांग्रेस के राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार पदयात्रा कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए नफरत की दुकान बंद करने और मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान करके जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल इंडिया गठबंधन ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि एक मंच पर वो साथ हैं और शक्ति प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखना होगा, लोकतंत्र के महापर्व में जनता जनार्दन होती है और क्या कुछ हासिल होता है।
फिलहाल इस तरह के मुद्दों पर हम आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।